आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है ऊष्मा। आइए देखते हैं कि पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं विज्ञान पाठ्य योजना संख्या। उसके बाद हम लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर आता है नंबर, विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 चीजें लिखते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। ये इसके बनाने के बाद नंबर आता है प्रकरण का। तो आज का हमारा प्रकरण है ऊष्मा। उसके बाद हमारा आता है नंबर सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य सारे ही विषय प्लान के लिए जो होते हैं, पाठ्य योजना के लिए एक ही होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में कौन सा सामान्य उद्देश्य है? पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हम 3 तरह के लेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं कि छात्र ऊष्मा के बारे में जान सकेंगे और छात्र गलनांक तथा क्वथनांक के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र ऊष्मा की विशेषता को समझ सकेंगे, छात्र गलनांक तथा क्वथनांक में अंतर को समझ सकेंगे। फिर तीसरा आपका क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें जो कि क्रिया करके देखते हैं करेंगे इसमें, तो छात्र ऊष्मा की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र दैनिक जीवन में गलनांक तथा क्वथनांक का अनुभव कर सकेंगे। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो उसमें आप लिखेंगे शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान, इसमें हमें मान के चलना है कि छात्रों को आपके प्रकरण की सामान्य जानकारी है। तो हम इसमें लिखते हैं कि छात्रों को ऊष्मा की सामान्य जानकारी है। उसके बाद नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न निकालने का एक तरीका होता है। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाएंगे सर ऊष्मा के लिए। तो छात्राध्यापिका कथाएं से एक टेबल बना लेते हैं। छात्राध्यापिका प्रश्न करती है कि वर्तमान समय में कौन सा मौसम चल रहा है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? ठंडी या सर्दी का मौसम चल रहा है। तो छात्राध्यापिका फिर प्रश्न पूछेगी, यहाँ से ठंडी उठाएगी और फिर प्रश्न पूछेगी ठंडी को लेके कि ठंडी के मौसम में ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र क्या कहेंगे? स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं। अब यहाँ से हमने क्या लिया? आग। और आग को लेके अगला क्वेश्चन बनाया कि आग से हमें क्या मिलती है। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि आग से हमें ऊष्मा मिलती है या ताप मिलता है। अब हम यहाँ से क्या उठाएंगे? ऊष्मा। फिर हमारा अगला प्रश्न होगा कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य कथन क्या होगा कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊष्मा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद नंबर आता है छात्र प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण में ये 5 कॉलम बनते हैं: क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ऊष्मा। तो वही है छात्राध्यापक कथन क्या है कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। छात्र मौन है तो छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देती है। क्या स्पष्टीकरण देती है कि ऊष्मा एक प्रकार की उस ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मापन कैलोरी में होता है। तो इसको हम श्यामपट्ट पे भी दिखा देते हैं कि श्यामपट्ट पे कि उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। Q इज प्रोपोर्शनल टू एम, और इसका मापन किस में करते हैं? कैलोरी में करते हैं। उसके बाद जो है अगला नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का। तो छात्र से हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फिर दूसरा प्रश्न है ऊष्मा का मापन किस में किया जाता है। तो इसका छात्र क्या जवाब देंगे? उसका मापन, ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है गलनांक व क्वथनांक। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापिका पूछती है कि गलनांक या क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। तो छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देंगे। गलनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वथनांक उबलने का होता है। वह निश्चित तापक्रम जिस द्रव पर कोई द्रव उबलता है या गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है।
जैसे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सैमपट पे भी लिख दिया कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ देंगे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो छात्र क्या जवाब देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। उसका तीसरे शिक्षण बिंदु का नंबर आता है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है कि ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता से आप क्या समझते हैं, तो छात्र क्या जवाब देंगे, मौन हो जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका स्पष्ट कर देगी, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। किस पे, पहला किस पर निर्भर करती है, किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू M। ओके। फिर दूसरा है ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर पर भी निर्भर करती है। और तीसरा है तापांतर Q डेल्टा M डेल्टा T को T2 माइनस T1, ठीक है। फिर तीसरा है किसी पदार्थ की निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापमांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। अब छात्र अध्यापक इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछेगी, किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तापांतर पर निर्भर करती है तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, 3 चीजों पर निर्भर करती है। फिर चौथा है कि ऊष्मा शिक्षण बिंदु है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां या ऊष्मा का संचरण। तो प्रश्न है ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, छात्र मौन हो जाएंगे। छात्र अध्यापिका स्पष्ट कर देगी कि ऊष्मा का संचरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं, यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण जो होता है किसके कारण होता है, तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। और सेम यही चीजें जो है हम इधर ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे कि दो वस्तुओं के ताप के बीच ऊष्मा का संचरण जो है तापांतर के कारण होता है, ये हम लिख दिए सैमपट पर। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे इस रिलेटेड कि ऊष्मा का संचरण किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, छात्र जवाब देंगे ताप के अंतर के कारण होता है। फिर ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, तो ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये हो गया आपका पाठ प्रस्तुतिकरण। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न का नंबर आता है। पुनरावृत्ति हर मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि हम हर शिक्षण बिंदु से लें। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, फिर गलनांक तथा क्वथनांक में क्या अंतर होता है, ऊष्मा किन किन चीजों पर निर्भर करती है। उसका आधा नंबर श्यामपट्ट सारांश का, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है, Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T इंटू S। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। उसके बाद हम गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में पहला प्रश्न हमने पूछ लिया कि ऊष्मा के मापन एवं निर्भरता को याद करके आना है, और दूसरा गलनांक तथा क्वथनांक में अंतर लिखकर लाना है। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।